हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आप लोग को आज मैं डिटर्मिनेंट का तीसरा लेक्चर, हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों जो पीछे का लेक्चर है आप देख चुके होंगे। और आज हम क्या करेंगे, तीसरा लेक्चर में बताएंगे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और आज हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी भी पढ़ने वाले, गुण भी पढ़ने वाले, और उसके बाद एक आध दो दिन में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। चलो देखिए, तो आपका चैप्टर हो गया चैप्टर है सारणिक, है ना। शॉर्ट में इसको लिखते हैं ऐसे, डिटर्मिनेंट, है ना। और आपका लेक्चर नंबर 3 है। ओके, चलो। तो पिछले क्लास में प्यारे बच्चों हम पढ़े थे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाने थे कि डिटर्मिनेंट को किस रो या किस कॉलम के अनुदिश तोड़ें तो कैलकुलेशन आसान होगा, और डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश तोड़ेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद हम फिर आपको बताए थे सारूस डायग्राम से डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना, और सारूस डायग्राम एप्लीकेबल कब होता है ये भी आपको बताए थे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं छोटा सा डिस्कशन, और उस डिस्कशन से जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो देखो डिस्कशन करने वाले हम लोग, डिस्कशन हो गया। चलिए तो डिस्कशन करते हैं। तो इसके लेके एक एग्जाम्पल लेकर हम डिस्कशन करेंगे और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आएगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट मान लेते हैं अपना मन से। कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। कुछ भी एग्जाम्पल लेके डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 1 हो गया। क्या हो गया सर? 1 2 1, है ना। उसके बाद 1 0 1, उसके बाद 1 3 1, ऐसा आ गया, है ना। अब यहाँ से ध्यान दें। अच्छा, एक बात आपको बच्चों पता होगा, यहाँ पे आपको बताए थे मैट्रिसेस में भी आपको हम बताए थे कुछ सिंबल का मतलब क्या होता है। तो जैसे ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है AIJ, इसका मतलब हम बताए थे आपको, यह AIJ है, वह सूचित करता है जो अवयव ith रो और jth कॉलम में, यानी आइमा रो और जेमा कॉलम में जो अवयव है यह वाला संकेत उसी को सूचित करता है ना। आपको बताए थे ना कि A11 का मतलब क्या होता है। A11 का मतलब ऐसा अवयव जो पहला रो पहला कॉलम में हो। AIJ का मतलब ऐसा अवयव जो आइमा रो और जेमा कॉलम में हो, है कि नहीं। तो देखो यहाँ से, यानी आप समझ गए कि सर यह किसको सूचित करता है, अवयव को सूचित करता है। कैसा अवयव सर? तो वैसा अवयव जो आइमा रो और जेमा कॉलम में हो। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, यह डिनोट करता है एलिमेंट ऑफ ith रो, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। सही बात है, यह आइमा रो और जेमा कॉलम के एलिमेंट को सूचित करता है। एज फॉर एग्जाम्पल सर, अगर मैं A11 कहूँ तो A11 कहूँ तो यह डिटर्मिनेंट के लिए A11 का मतलब हुआ कि वैसा अवयव, यह डिटर्मिनेंट का ऐसा अवयव जो पहला रो पहला कॉलम में हो। तो बताओ तो बच्चों, पहला रो और पहला कॉलम में कौन सा अवयव है, जल्दी से बताना, फटाफट बताना। तो पहला रो और पहला कॉलम में क्या है, 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर बताना A12 का मतलब ऐसा अवयव जो पहला रो और दूसरा कॉलम में हो। तब पहला रो और दूसरा कॉलम कौन, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आराम से देखो, इसका मतलब यह ऐसा अवयव को सूचित करता है कि पहला रो और तीसरा कॉलम में। तो बताओ तो पहला रो और तीसरा कॉलम में कौन हो गया, 1 हो गया। ये तो बात आपको समझ में आ गई। इस प्रकार से हम पूरे अवयव को इस प्रकार से हम सूचित कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको लेके चले हैं, आप तो समझ गए। अच्छा, अब एक ऐसा सिंबल आता था, आपको याद भी होगा, MIJ। अरे याद है, M11 का मतलब माइनर, MIJ का मतलब क्या है, माइनर। यह कैसा माइनर है, तो इस सिंबल का मतलब आपको बताए थे कि ith रो और jth कॉलम में जो अवयव है उसके माइनर को यह सूचित करेगा। हम आपको बताए थे, ऐसा याद होगा। M11 का मतलब
ऐसा अवयव का माइनर जो पहला रो व पहला कॉलम में हो। तो जो अवयव जो पहला रो व पहला कॉलम में जो अवयव है उसी के माइनर को यह सिंबल सूचित करता है कि नहीं। तो पहला रो व पहला कॉलम के अवयव का यह जो माइनर है इसको यह व्यक्त करता है। तो बताओ तो यह किसको सूचित कर रहा होगा? आइमा रो और जेमा कॉलम में जो अवयव होगा उसके माइनर को यह सूचित कर रहा होगा। तो यह डिनोट करेगा माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। यानी जो अवयव ith रो और jth कॉलम में है उसके माइनर को सूचित करता है। अब एज फॉर एग्जांपल M11 का मतलब वह अवयव जो पहला रो व पहला कॉलम में है उसके माइनर को यह व्यक्त करेगा। यानी बताओ तो पहला रो व पहला कॉलम में कौन सा अवयव है? यानी 1 का माइनर, 1 का क्या, 1 का माइनर को व्यक्त करेगा। 1 का माइनर क्या होगा जल्दी से बोलो तो 1 आपको बताए थे अगर किसी अवयव का माइनर निकालना हो तो वह अवयव जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको विलुप्त कर देगा। तो पहला रो में है यह विलुप्त हो गया, पहला कॉलम में है यह विलुप्त हो गया, बच गया उसको उतार दो। तो ऐसे उतारना है 0 1 3 1। बात समझ में आ गया? क्लियर है? चलो फिर M12 का मतलब क्या होगा? तो वह अवयव जो पहला रो और दूसरा कॉलम में है उसके माइनर को यह सूचित करता है। तो पहला रो व दूसरा कॉलम में कौन सा अवयव है? 2। तो यह सूचित कर रहा है 2 का माइनर। किसका? 2 का माइनर। उपसारणिक होता है माइनर का हिंदी, आपको पता है। अब 2 का माइनर ज्ञात करना है तो आपको बताए थे किसी भी अवयव का माइनर ज्ञात करना हो तो यह अवयव जिस रो में है ना उसको विलुप्त कर देगा और जिस कॉलम में है उसको विलुप्त कर देगा। बचेगा क्या? 1 1 1 1 है ना। तो ऐसा हम इसको लिखेंगे 1 1 1 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी बातें को अच्छे से समझेंगे डिटेल में क्योंकि डिस्कशन है तो पूरा हम लोग समझेंगे। अच्छा अब चलो तो इसका M13 का मतलब किसका माइनर? तब पहला रो और तीसरा कॉलम में जो अवयव है उसका माइनर, यानी 1 का माइनर। किसका माइनर? 1 का। यह वाला 1 नहीं, यह वाला 1 का माइनर, 1 का माइनर है ना। 1 का माइनर बराबर क्या होगा? तो तुम लोग इंटेलिजेंट है, बताओ यह जिस रो में है उसको खत्म, जिस कॉलम में है उसको खत्म। 1 0 1 3 तो आ गया 1 0 1 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक सिंबल और था तो यह सिंबल का मतलब समझ गए अवयव को सूचित करता है। यह सिंबल का मतलब समझ गए अवयवों के माइनर को सूचित करता है उपसारणिक को। यह सिंबल जरा ध्यान देना, यह वाला सिंबल CIJ। अरे कुछ याद आया? CIJ क्या है? कोफैक्टर। वह अवयव जो ith रो और jth कॉलम में है उसके कोफैक्टर को सूचित करता है। अगर कोई अवयव AIJ है तो उसका कोफैक्टर क्या होगा? CIJ। कहे थे ना इस अवयव को सूचित करने के लिए A11 और 1 के कोफैक्टर को सूचित करने के लिए C11 और 1 के माइनर को व्यक्त करने के लिए M11 है कि नहीं। तो चलो यहाँ से बताओ यह CIJ क्या सूचित कर रहा है? कोफैक्टर। तो वह अवयव जो ith रो में है और jth कॉलम में है उसके कोफैक्टर को सूचित करेगा। कोफैक्टर का हिंदी पता है ना आपको, सहखंड बताए थे। तो यह सूचित करेगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, तो यह सूचित करता है जो अवयव ith रो व jth कॉलम में है उसके कोफैक्टर को। तो एज फॉर एग्जांपल जरा हम करूं तो बताओ C11 बराबर क्या होगा? C11 का मतलब होगा ऐसा अवयव का कोफैक्टर जो पहला रो व पहला कॉलम में हो। तब पहला रो व पहला कॉलम में कौन है? 1 है, यानी C11 जो है ना 1 के कोफैक्टर को सूचित कर रहा है। तो 1 का कोफैक्टर बराबर क्या होगा? तो हम आपको सिखाए थे जब भी किसी अवयव का कोफैक्टर निकालना हो प्यारे बच्चों तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लो? माइनर। तो 1 का माइनर निकालना है तो यह जिस रो में है वह गया, जिस कॉलम में है वह गया, बचा क्या?
तो बचा यहाँ पे 0 1 3 1। और कहे थे जब किसी अवयव का कोफैक्टर निकालना हो तो उसका माइनर निकाल लेंगे और माइनर के पहले क्या लगा देना है, साइन। साइन क्या, तो यदि इसको जोड़ने से सम संख्या आए तो प्लस लगाना, और इसको जोड़ने से अगर विषम संख्या आए तो माइनस लगाना। तो यहाँ 1 है और 1 है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 सम संख्या है इसीलिए यहाँ क्या लग गया, प्लस। अब यह हो गया माइनर में जैसे ही चिन्ह लगाएं तो यह 1 का क्या बन गया, कोफैक्टर। ठीक है, इसी प्रकार से फिर क्या ज्ञात करेंगे, C12 ज्ञात करेंगे। C12 का मतलब वह अवयव जो पहला रो और दूसरा कॉलम में है उसका कोफैक्टर। तो पहला रो और दूसरा कॉलम में कौन है, 2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 2 जिस रो में है वह खत्म, 2 जिस कॉलम में है वह खत्म, तुम 2 का क्या निकाल लो, माइनर। तो 1 1 1 1, इसके पहले क्या लगाना है, चिन्ह। तो इसको जोड़ने से देखो तो 2 1 3 विषम संख्या है, इसको जोड़ने से विषम संख्या आया तो क्या लग गया, माइनस। ठीक है, चलो फिर 1C13 बराबर क्या होगा, तो वैसा अवयव का कोफैक्टर जो पहला रो व तीसरा कॉलम में हो, तो पहला रो व तीसरा कॉलम में यह वाला इस 1 का कोफैक्टर, तो यह गया 1 0 1 3, तो क्या होगा बताओ, 1 0 1 3। अब इसके पहले क्या लगाना है, चिन्ह। तो इसको जोड़ने से 4 आता है और 4 क्या है, सम संख्या। अगर सम संख्या आए तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस। बात समझ में आ गया, तो आपको पता चल गया यह वाला संकेत अवयव को सूचित करता है, यह वाला जो संकेत है यह सूचित करता है अवयवों के माइनर को, और यह वाला संकेत सूचित करता है किसको सूचित करता है, यह वाला कोफैक्टर को। अच्छा, अगर हम आपको ऐसे बोले कि वह अवयव जो अवयव पहला रो और पहला कॉलम में है उसको सूचित करने के लिए कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, A11 का, मतलब यह सूचित करता है वह अवयव जो पहला रो पहला कॉलम में है। अच्छा, आप पहला रो व पहला कॉलम में जो अवयव है उसके माइनर को व्यक्त करने के लिए कौन सा सिंबल, तो यह वाला सिंबल M11। अच्छा, आप पहला रो व पहला कॉलम में जो अवयव है इसके कोफैक्टर को व्यक्त करने के लिए C11। बात समझ में आया, तो यह हो गया पहला रो व पहला कॉलम में जो अवयव है उसको व्यक्त करता है, और C11 व्यक्त करता है पहला रो व पहला कॉलम में जो अवयव है उसके कोफैक्टर को, है ना। यह सूचित करता है पहला रो व पहला कॉलम के अवयव को, और यह सूचित करता है पहला रो व पहला कॉलम में जो अवयव है उसके कोफैक्टर को। ठीक है, तो यह पहला अवयव को सूचित करता है और यह पहले अवयव को कोफैक्टर को सूचित करता है। ठीक है, चलो आ गया बात समझ में। अब हम निकालना चाहते हैं प्यारे बच्चों, इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ से करने वाले क्या है, अब हम इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करेंगे। तो अच्छे से तुम उतारना। अब बताओ तो यहाँ से डेल्टा बराबर क्या होगा। हम चाहते हैं इस डिटर्मिनेंट का मान पहला रो से प्राप्त करें। तो आपको बताए थे कि जब भी 3 या 3 से ज़्यादा ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तो उसको हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश क्या कर सकते हैं, एलोंग तोड़ सकते हैं। लेकिन जिस रो या जिस कॉलम के अनुदिश हम लोग तोड़ते हैं उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, उस अवयवों पर साइन बैठाते हैं, चिन्ह बैठाते हैं। चिन्ह कैसे, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ क्या, प्लस। ठीक है, चलो अब बताओ यहाँ से क्या होगा, पहले संकेत, पहले यह चिन्ह तब यह नंबर, तो क्या लिखोगे, +1 हो गया। और 1 जिस रो में है वह गया, जिस कॉलम में है वह गया, क्या बचा है यहाँ बताओ तो, यह बच गया 0 1 3 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर -2, फिर यह ख़त्म, फिर क्या बचा 1 1 1 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, फिर +1 है ना, बिल्कुल आराम से देखो, यह गया, फिर बचा 1 0 1 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, मैं इसको अच्छे से ऐसे लिख सकता हूँ क्या, थोड़ा सा ऐसे, तो सर यह 1 और ये जो प्लस साइन है अंदर भेज दें, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 0 1 3 1 है ना। अब 1 में इतना गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर यहाँ प्लस कर सकते हैं, और यहाँ 2, यह वाला माइनस अंदर भेज दें ऐसे, तो बात तो एक ही है 1। फिर यह क्या होगा, +2 अब -2 हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा आपको जस्ट। फिर +1 हो गया, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, 1 0 1 3 आ गया। ठीक है, अब ज़रा तुम ध्यान दौड़ाओ तो देखो यहाँ
पहला रो का अवयव है। अब देखो छोटू, यह 1 है ना, अब बताओ तो 1 का कोफैक्टर कितना है? देखो तो 1 का कोफैक्टर है इतना। आपने क्या देखा 1 में, देखो ना 1 में 1 का कोफैक्टर गुना है। अच्छा 2 है, अब देखो तो 2 का कोफैक्टर क्या है नहीं इतना, 2 में 2 का कोफैक्टर गुना है। अच्छा फिर देखो यह 1 है, 1 का कोफैक्टर क्या निकाले हैं? वह अवयव जो पहला रो व तीसरा कॉलम में है उसका कोफैक्टर यह है। देखो तो यह वाला 1 का कोफैक्टर यह है, देखो तो 1 का कोफैक्टर इसमें गुना है। आपने क्या देखा, यहाँ से तुम ऑब्जर्व करो कि सर पहला रो का जो अवयव है ना, इसी अवयव में हम 1 का कोफैक्टर 1 में ही गुना कर दिए हैं, 2 का जो कोफैक्टर यहाँ आया है 2 में ही गुना कर दिए हैं, और इस 1 का जो कोफैक्टर आया है इसी में गुना कर दिए हैं। अच्छा यानी डिटर्मिनांट का जो वैल्यू है वह कैसे निकल रहा है पता है? आप पहला रो से तोड़े हैं ना, तो पहला रो के अवयवों को, पहला रो का जो अवयव है इसके कोफैक्टर को इसी के साथ गुना करके क्या किए हैं? देखो ना यह अवयव इसका कोफैक्टर गुना में है, यह 2 अवयव इसका कोफैक्टर गुना में है, यह 1 इसका कोफैक्टर गुना में है। अच्छा यानी पहले रो के अवयवों को इसी के कोफैक्टर से गुना कर दिए हैं, और यही तो डिटर्मिनेंट का मान होता है कि नहीं? तो यानी यहाँ से आप यह सीखें कि सर पहले रो के अवयवों को इसी के कोफैक्टर से गुना करके आप लिखे हैं, और यह जो होता है और कुछ नहीं डिटर्मिनेंट का वैल्यू के बराबर होता है। यानी पहले रो के अवयव को उसी के कोफैक्टर के साथ गुना करके और जोड़ देंगे तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। अच्छा पहला रो ही नहीं, दूसरा रो के अवयव के कोफैक्टर को, दूसरा रो के जो अवयव है और इसके कोफैक्टर को अवयवों के साथ गुना करके जोड़ के लिख देंगे, फिर भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही आएगा। अगर यही काम तीसरा रो के साथ करें कि तीसरा रो का जो अवयव है अगर इसका कोफैक्टर निकाल के और इसी के साथ गुना करके जोड़ दें, फिर भी डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू आएगा। और रो ही नहीं, आप कॉलम के अवयवों के साथ भी इसके कोफैक्टर से गुना करके जोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा यहाँ से हम सीख गए कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वह किसी रो या किसी कॉलम के अवयवों को उसी के कोफैक्टर के साथ गुना करके अगर जोड़ देंगे तो वह और कुछ नहीं डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो डेल्टा बराबर क्या होगा। देखो 1 का मतलब क्या लिख सकते हैं, A11 है ना। चलो आइए प्लस 013 का मतलब देखो तो यहाँ से मिलाओ तो C11 पता है, आपको बताए थे ना A11 का कोफैक्टर क्या हो गया C11। अब बताओ 2 का मतलब यहाँ देखो A12 इसका मतलब बताओ C12, A12 का कोफैक्टर C12 हो गया। अच्छा प्लस अब बताओ यह वाला 1 है, इसका मतलब A13 और इस लास्ट वाले 1 का कोफैक्टर कितना आ गया C13 आ गया। समझ में आया? ओ अच्छा यह सब हो गया पहला रो का अवयव, और यह सब हो गया A11 जो अवयव है इसका ई कोफैक्टर, यह जो अवयव है इसका कोफैक्टर, यह जो अवयव है इसका कोफैक्टर। तो यहाँ से हमने यह सीखा कि डिटर्मिनेंट में किसी रो के अवयवों के साथ यदि उसके संगत कोफैक्टर को गुना करके जोड़ देंगे, देखो ना यह अवयव है तो इसका कोफैक्टर यह है, यह अवयव है तो इसका कोफैक्टर यह है, यह अवयव है तो इसका कोफैक्टर यह है। यानी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के अवयवों को उसके संगत कोफैक्टर से गुना करके यदि जोड़ देंगे तो वह और कुछ नहीं डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेकेंड रो का जो अवयव है इस सेकेंड रो के अवयव को इसी के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ के आप ऐसे भी कर सकते हैं डेल्टा बराबर। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, यह जो है यह दूसरा रो पहला कॉलम है और दूसरा रो पहला कॉलम का कोफैक्टर क्या होगा, A11 का कोफैक्टर C11, तो A21 का कोफैक्टर C21 हो जाएगा, है ना। इसका कोफैक्टर यह प्लस बोलो, अब यह वाला A22 का कोफैक्टर C22 हो जाएगा, A23 का कोफैक्टर C23 हो जाएगा, है ना। तो आपने क्या देखा, सेकेंड रो का जो अवयव है उसको इसी के संगत कोफैक्टर से गुना करके जोड़ दिए, यह भी डिटर्मिनेंट के मान के बराबर ही आएगा। और यही नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर तीसरा रो के अवयवों को इसी के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ देंगे, फिर भी डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होगा। यानी ओवरऑल आपने यहाँ से यह समझ गए कि सर यदि किसी डिटर्मिनेंट के
किसी रो या कॉलम के अवयवों को उसके संगत कोफैक्टर से अगर गुना करके जोड़ देंगे तो उसका जो योगफल होगा वह और कुछ नहीं डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होगा। डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अवयवों को उसी के कोफैक्टर से अगर गुना करके हम जोड़ दें तो उसका जो वैल्यू आएगा वह डिटर्मिनेंट के मान के बराबर आएगा। ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम। तो बात समझ में आ गया ना, ज़्यादा बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब बताओ तीसरा रो से चलते हैं तो क्या होगा। तीसरा रो फर्स्ट कॉलम के अवयवों का, अच्छा यह अवयव है तो इसका कोफैक्टर C31 हो जाएगा, प्लस बोलो A32 तो C32 हो जाएगा, A33 C33 हो जाएगा। आया बात समझ में, है ना। अच्छा कभी कभी यह जो है छोटू यह वाला इसको लोग ऐसे भी करता है, कैसे, ऐसे आपको पता है ना यह सब क्या है, जोड़ है और जोड़ को सिग्मा में लिख सकते हैं तो लोग ऐसे भी करता है। आप बताओ 1 1 देखो ना, प्रथम दोनों में फिक्स है, जो फिक्स है उसको छोड़ देना तो क्या लिखोगे A1, सेकेंड वाला बदल रहा है 1 2 3 तो जहाँ बदल रहा है वहाँ J लिखना है ना। अच्छा इसका कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर C11 तो Aij का कोफैक्टर C1J हो गया। अब J का मान कहाँ से कहाँ तक भाग रहा है, देखो ना J का मान 1 हुआ 2 हुआ 3 तो J का मान 1 से लेके 3 तक, इसको जब तोड़ेंगे तो यही आएगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से आपने क्या पढ़ा, यहाँ से आपने यह देखा कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अवयवों को यदि उसी के कोफैक्टर से गुना करके यदि क्या करें हम जोड़ें तो उसका जो योगफल होगा वह डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ तक आप क्या करो, इसको अच्छे से उतार लो। ठीक है, इस डिस्कशन को अच्छे से उतार लो, है कि नहीं। चलिए इसको अच्छे से उतार लो, फिर हम समझाते हैं। तब तक क्या नाम ये अंकल बैठ जाइए। ठीक है, चलो देखो इसको उतार लो, पॉज कर लेना। अब हम देखते हैं दूसरी बातें। प्यारे बच्चों अभी आपने क्या देखा कि फर्स्ट रो लिए थे, फर्स्ट रो का अवयव लिए थे तो इसी के कोफैक्टर से इसमें गुना किए थे। अब ऐसा होगा कि हम पहले रो के कोफैक्टर को दूसरे रो और तीसरे रो के अवयवों के साथ गुना करेंगे। अभी क्या कर रहे थे कि पहला रो का जो कोफैक्टर था वह पहले रो के अवयवों के साथ ही गुना कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, पहला रो का जो अवयव है इसका कोफैक्टर लेंगे और गुना करेंगे दूसरा रो के अवयवों के साथ या तीसरा रो के अवयवों को, तब देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो चलो हम फिर देखते हैं फिर से। हाँ, हम क्या कर सकते हैं कि पहला रो का जो अवयव है इसका कोफैक्टर मेरे पास यहाँ है, इसका और इसका यहाँ है, तो पहला रो का जो कोफैक्टर है उसको हम गुना कर देते हैं दूसरे रो के साथ, तब देखते हैं क्या आता है। तो बताओ तो 1 इंटू और इसका जो कोफैक्टर है पहले रो का अवयव का जो कोफैक्टर है वह गुना करते हैं दूसरे रो के साथ, है ना। तो बताओ तो पहला रो का कोफैक्टर है यहाँ, इसको गुना करते हैं दूसरा रो के साथ, तब देखो तो क्या आता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ लिखिएगा 0 1 3 1 ऐसा आ गया। चलिए उसके बाद देखो यहाँ से प्लस दूसरा रो का अवयव होना चाहिए पहला का कोफैक्टर, तो 2 0 के सामने 2 है, 2 का कोफैक्टर क्या होगा C12 यहाँ से आ गया यहाँ, तो ये है कितना -1 1 1 1 है ना। ठीक है, चलो इस 1 का कोफैक्टर 1 है तो इस सामने वाले का कोफैक्टर क्या है, दूसरा रो का अवयव है और पहला रो का कोफैक्टर कितना है, तो लास्ट में आ जाओ यहाँ पे प्लस कितना 1 0 1 3 आ गया ऐसे। अब इसका वैल्यू ज्ञात करो तो क्या आता है, तो यह हो गया 1 है ना, यह हो गया 0 -3। अच्छा 1 -1 0 और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 × 1 + 1, यह हो जाएगा 3 - 0। अब बताओ छोटू 1 × 0 0, यह हो गया -3 या +3 बराबर कितना 0। अच्छा अब आपने यहाँ से क्या देखा, सर पहले रो में जो अवयव है इसके कोफैक्टर को पहले रो के कोफैक्टर को दूसरा रो के अवयवों के साथ गुना करके जोड़ें तो गुणनफल क्या आया 0 आया।
पहले रो के कोफैक्टर को आप तीसरे रो के अवयवों के साथ जब जोड़ोगे तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी यहाँ से मुझे यह पता चल गया कि सर दो बातें पता चली। दूसरा बात यह पता चला कि सर किसी रो के कोफैक्टर को यदि हम दूसरे रो के अवयवों के साथ गुना करके जोड़ेंगे तो उसका योगफल हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, किसी रो के कोफैक्टर को दूसरे रो के अवयवों के साथ गुना करके जोड़ेंगे तो योगफल 0 आएगा, लेकिन किसी रो के कोफैक्टर को यदि उसी रो के अवयवों के साथ गुना करके जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ देखो यह क्या है, इस रो के अवयव को पहले रो के कोफैक्टर के साथ गुना करेंगे तो बताओ तो 1 को क्या लिख सकते हैं, A21। अच्छा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर C11 होगा। कोफैक्टर है पहला का, अवयव है दूसरा का। अच्छा, इस अवयव का A22 और कोफैक्टर होगा पहला का तो C12 हो गया, प्लस यह अवयव को A23 और इसका कोफैक्टर C13। तो देखो तो यहाँ से क्या है, अवयव है दूसरा रो का और कोफैक्टर गुना है पहला रो का। तो आपको बताए थे पहले रो के कोफैक्टर को दूसरा रो के अवयव के साथ जोड़ेंगे तो योगफल क्या आएगा, 0 आएगा हमेशा। तो यहाँ पे आपने 2 बात सीखा। क्या, पहला बात सभी बच्चा यह सीखा कि सर डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के अवयवों को उसी के कोफैक्टर के साथ यदि गुना करके जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर आएगा, और यदि किसी रो के कोफैक्टर को यदि दूसरे रो के अवयवों के साथ गुना करके जोड़ेंगे तो उसका योगफल हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों अब आप क्या करो, नोट करो। यहाँ से जो समझे, जो ऑब्जर्व किए 2 इंपॉर्टेंट बातें, उसको हम नोट करने वाले। ठीक है, तो इसको तुम पॉज करके उतार लो यहाँ से, है ना। कोई ऐसा भी कर सकता है, सर पहले रो के कोफैक्टर को तीसरा रो के साथ गुना करेंगे तो तीसरा रो के अवयवों के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा A31 और इसका कोफैक्टर C11। पहला का कोफैक्टर गुना कर रहे हैं तीसरे के साथ, प्लस यह तीसरा का अवयव A32 और पहला का कोफैक्टर C इसका संगत 1 2 प्लस तीसरा रो का अवयव A33 और पहला रो का कोफैक्टर C13। आपने क्या देखा, तीसरा रो का अवयव है, अब पहला रो का क्या है, कोफैक्टर है, वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है कि नहीं। चलो अब आप नोट करो यहाँ से, तो इसको पॉज करके प्यारे बच्चों अच्छे से उतार लो, उसके बाद इसको नोट करो, है ना। इस पे बहुत बेहतरीन प्रश्न आता है। आपने 2 बात सीखा कि सर यदि डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के अवयवों को उसी के संगत कोफैक्टर से गुना करके जोड़ने पर प्राप्त योगफल डिटर्मिनेंट के मान के बराबर आता है। तो आप क्या करो, जल्दी से नोट लिखो, नोट लिखिए, लिखिए सारणिक यानी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के अवयवों को उसके संगत सहखंड का इंग्लिश कोफैक्टर, उसके संगत कोफैक्टर से गुना करके जोड़ने पर प्राप्त योगफल सारणिक के मान के बराबर होता है, है ना। किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के अवयवों को
उसी के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ेंगे तो वह सारणी के मान के बराबर होगा। जैसे डेल्टा बराबर है पहले रो के अवयव को पहले रो के कोफैक्टर के साथ A12 C12 प्लस यह सब पहला रो का अवयव है और यह सब पहला रो का कोफैक्टर है। A13 तो इसका कोफैक्टर C13 हो जाएगा। पहला रो का अवयव है और ये सब पहला ही रो का कोफैक्टर है। जब गुना करके जोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होगा। यही नहीं, दूसरा रो के अवयव को उसी के कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर C12 प्लस 222 इसका कोफैक्टर C22 है ना। उसके बाद C23 इसका कोफैक्टर C23। आपने क्या देखा, यह सब अवयव दूसरा रो का है और यह कोफैक्टर भी इसी का है। तो जो अवयव है उसी का कोफैक्टर है, गुना करके जोड़ेंगे डिटर्मिनेंट के मान के बराबर आएगा। ठीक है, चलो आप समझ गए। दूसरा नोट क्या है, किसी रो के कोफैक्टर को उसी रो के अवयव के साथ नहीं गुना करना है, किसी दूसरे रो के अवयव के साथ गुना करके जोड़ना है। ठीक है, तो गुणनफल का योगफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेगा सारणिक के किसी रो या कॉलम के अवयवों के कोफैक्टर को दूसरे रो या कॉलम के संगत अवयवों के साथ गुना करके जोड़ने पर प्राप्त योगफल हमेशा शून्य होगा। हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। जैसे दूसरा रो का अवयव लेते हैं, अब पहला रो का कोफैक्टर 22, पहला रो का कोफैक्टर 12, 23 पहला रो का कोफैक्टर है ना। अब देखो यह सब अवयव दूसरा रो का है और यह सब जो कोफैक्टर है पहला रो का है। तो पहले रो के कोफैक्टर को हम यदि पहले रो के अवयव के साथ नहीं गुना करके किसी दूसरे रो के अवयव के साथ गुना करेंगे तो योगफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो तो कोफैक्टर है पहला रो का, अवयव है दूसरा रो का, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना इस प्रकार से। ठीक है, तो यह बातें आप अच्छे से समझ गए। तो चलो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन आता है एग्जाम पर, आपको परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो पहले इसको आप अच्छे से उतार लो, जो अभी आप एडजर्वेशन किए हैं जल्दी से उतारो छोटू, फटाफट उतारो, है कि नहीं। उतार लिया, तो हम लोग जल्दी से क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। मिटा दूँ इसे, तो तू लोग क्या करो, पॉज कर लो और अच्छे से उतार लो, है ना। तो चलो, क्या आपको मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, बोरिंग नहीं हो, आप बिल्कुल ही आराम से पढ़ो और जो जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से ध्यान में रखो, तो अच्छे नंबर परीक्षा में आएगा आपको, है ना। कॉपी से बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, इतना आप मान के चलिए। और जब आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तब वो काफ़ी आसान लगेगा। तो चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। लिखिए तो इस पे क्वेश्चन परीक्षा में कैसे आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखो, अभी जो थ्योरी पढ़े हैं ना इसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। तो लिखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लिखो। पहला है, यदि डेल्टा बराबर A12 A12 नहीं ना, A11 A12 A13 A21 A22
A23 A31 A32 A33 ऐसे है ना। और कह रहा है और AIJ का सहखंड यानी क्या चीज़, कोफैक्टर कितना है, बड़का AIJ है। अच्छा, हम लोग जो अभी पढ़े थे AIJ का कोफैक्टर, वहाँ हम लोग CIJ मान रहे थे, लेकिन किताब में AIJ का कोफैक्टर क्या माना है, बड़का AIJ, ठीक है ना। तो इसका कोफैक्टर यह है। अब इस थ्योरी के अनुसार A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11 हम लोग पढ़े थे। तो A11 का कोफैक्टर क्या पढ़े थे, C11। तो यहाँ पे C11 को ही बड़का A1 माना है, समझ में आ रहा है ना। चलो हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। चलो ऑप्शन है 4, A11 A31 प्लस A12 A32 A13 A33। बी में A11 प्लस A12 A21 A13 A31 है ना। घबराओ नहीं, बस हो गया। अच्छा, पूरा अच्छे से इसको उतारो। ऐसे NCERT में यह क्वेश्चन दिया हुआ है। A22 A12 A23 A13 है ना। A11 A11 A21 A21 A31। मैंने क्या कहा, अभी आपको कहे थे डेल्टा का मान किसके बराबर होगा, तो जिस रो का अवयव है उसी का कोफैक्टर होना चाहिए। अब बताओ, यह अवयव है पहला रो पहला कॉलम का, और कोफैक्टर है तीसरा रो पहला कॉलम का, तो होगा नहीं ना। जो अवयव हो उसी का कोफैक्टर हो, तो A1 का कोफैक्टर क्या होगा, बड़का A1, यह है नहीं, तो यह डिटर्मिनेंट के मान के बराबर नहीं होगा। देखो यहाँ A11 है A11 है, A12 है, तो यहाँ बड़का A12 होना चाहिए। इसका कोफैक्टर A12 होना चाहिए, यहाँ 21 है, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब देखो तो इसका कोफैक्टर यह होगा, इसका कोफैक्टर यह है, इसका कोफैक्टर यह। अच्छा, जो अवयव है उसी का कोफैक्टर गुना है। तो आप पढ़े थे जो अवयव हो उसी का कोफैक्टर गुना हो और योगफल में हो, तो इसी का वैल्यू डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होगा। तो डिटर्मिनेंट का मान डेल्टा था, डेल्टा इसी के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। यदि डेल्टा बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है ना, और AIJ का सहखंड इतना हो तो A21 A11 A प्लस A22 A12 प्लस A23 A13 बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है। 4 गो ऑप्शन है, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, और इनमें से कोई नहीं। अच्छा देखो तो पहले, यह सब अवयव कैमा रो का है, यह सब अवयव दूसरा रो का है, और यह सब कोफैक्टर पहला रो का है।
तो पहला रो के कोफैक्टर को दूसरे रो के अवयव के साथ गुना किए हैं। तो आपको बताए थे पहले रो के कोफैक्टर को यदि पहले रो के अवयव के साथ ही गुना करेंगे तो डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होगा। अब पहले रो के कोफैक्टर को दूसरे रो के अवयव के साथ गुना करेंगे तो 0 होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, जो है उसी का कोफैक्टर नहीं है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अभी आप पढ़े थे यह सब अवयव है दूसरा रो का और कोफैक्टर है पहला रो का। तो पहले रो के कोफैक्टर को दूसरे अवयव के साथ गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यह पूरी तरह से आपका यह वाला डिस्कशन पे क्वेश्चन हो गया। 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको याद भी रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं सारणिक का गुण पढ़ने वाले। तो अभी आप डिटर्मिनेंट का फेज 1 पढ़े हैं, अभी बेसिक चीज़ें हुआ है, कैसे तोड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का गुण पढ़ेंगे। और डिटर्मिनेंट का गुण क्या काम करेगा, बड़े बड़े डिटर्मिनेंट को छोटा कर देगा जिससे हम उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट का गुण। तब तक आप इसको उतार लीजिए, फिर हम बताते हैं, जल्दी से उतार लो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट का गुण पढ़ने वाले। अगर डिटर्मिनेंट का गुण अगर आपको अच्छे से याद है तो पूरे क्वेश्चंस ना बिल्कुल ही आसान तरीके से बनेगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से उतारो इसको। तो यदि डिटर्मिनेंट का गुण यदि अच्छे से आपको याद है तो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट का गुण याद होना चाहिए और डिटर्मिनेंट के गुण का प्रयोग प्रश्न में कैसे करेंगे वो आपको आना चाहिए, तो बनना शुरू हो जाएगा। तो आप डिटर्मिनेंट का फेज 1 पढ़े, कहाँ से कहाँ तक, बेसिक से लेके और डिस्कशन तक क्या हो गया, फेज 1 हो गया, है ना। उतना याद रखना है। अब पता है आप जब क्लास 12 का परीक्षा दोगे ना तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना छोटू, यह फेज 1 से ही रहेगा। एकदम फेज 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 का आपसे क्या होगा, बन ही जाएगा। इवन आपका सब्जेक्टिव ही बनेगा लेकिन थोड़ा गुण पढ़ लेंगे तब, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं सारणिकों का गुणधर्म, है ना, सारणिक का गुण पढ़ने वाले। तो अब हेडिंग बनाएंगे अच्छा सा। फेज 2 शुरू हो गया। वह क्या था, डिटर्मिनेंट का फेज 1 था, अब फेज 2 हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले डिटर्मिनेंट का गुण पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का गुण का उपयोग प्रश्नों में कैसे करते हैं, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही आसान होगा। तो लिखिए सारणिक का गुणधर्म, अच्छा सा हेडिंग बनाओ, सारणिक का गुणधर्म, है ना। इंग्लिश सारणिक का गुणधर्म, का लगा हुआ है तो इंग्लिश अंतिम से लगेगा, अंतिम का इंग्लिश पहले। गुणधर्म का इंग्लिश होता है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। अभी हम पढ़ने वाले सारणिक का गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सारणिक का गुण। चलो अब बारी बारी से सिंपल गुण देखते जाएंगे और अच्छा गुण करने लगेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं जहाँ तक हो पाता है। देखो पहला गुण है सारणिक का, याद रखना, गुण यानी प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 देखो क्या है, प्रॉपर्टी क्या इंग्लिश, प्रॉपर्टी का हिंदी गुण, है ना। तो प्रॉपर्टी 1 देखो क्या है। प्रॉपर्टी 1 में कहता है, प्रॉपर्टी 1 देखो, है ना, किसी सारणिक के पंक्तियों को, किसी सारणिक के पंक्तियों यानी रोज, किसी सारणिक के पंक्तियों को संगत स्तंभों यानी कॉलम्स, है ना, कॉलम्स, किसी सारणिक के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदलने पर सारणिक का यानी डिटर्मिनेंट
डिटर्मिनांट का मान नहीं बदलता है। अब नहीं बदलता है, पूरी बात को समझो। कहता है किसी सारणी के रो को यानी रोज को उसके संगत कॉलम में बदलने पर, यानी किसी सारणी का जो रो है ना, जितना भी रो है सबको यदि हम किस में चेंज कर दें, कॉलम में चेंज कर दें, तो ऐसे करने से सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहले था, सभी रो को कॉलम में चेंज करने के बाद भी मान क्या रहेगा, वही रहेगा। मतलब जितना पड़ी है सबको अगर हम खड़ी कर दें तो ऐसे करने से सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान नहीं बदलेगा। तो देखो कैसे, तो कहता है ऐसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब देखो तो यह हो गया पहला रो, यह हो गया दूसरा रो, यह हो गया तीसरा रो। संगत कहने का मतलब है कि पहला जो रो है वह पहला कॉलम में ही जाएगा, जो पहला है वह पहला का स्थान रहेगा। पहला रो तो पहला कॉलम, दूसरा रो तो दूसरा कॉलम में जाएगा, तीसरा रो तो तीसरा कॉलम में जाएगा। यानी रो जो है कॉलम में जाएगा, लेकिन पहला रो है तो पहला ही में जाएगा, सेम सेम स्थान पे। अब बताओ मैं क्या किया, अभी कह रहा है कि किसी सारणी में रो को, पंक्तियों को यदि किस में चेंज कर दे, कॉलम में, तो पहला रो पहला, देखो ना, पहला रो पहला कॉलम बना दो तो क्या होगा, A1 B1 C1, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, A2 B2 C2, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा, है कि नहीं। तो आपने क्या देखा कि जो पहला रो था क्या बन गया, पहला कॉलम, दूसरा रो था दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो आपने क्या देखा, सारणी के सभी रो को आपने कहाँ चेंज कर दिया, कॉलम में। तभी आपने पढ़ा है प्रॉपर्टी कि सारणी के रोज को कॉलम में चेंज करने पर, अच्छा देखो तो आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं, ये कॉलम फिर रोज में चेंज हो गया, तो रो को कॉलम में चेंज करने पर या कॉलम को रो में चेंज करने पर सारणी के मान में कोई अंतर नहीं होता, पहले जो वैल्यू था बाद में भी वही होगा, है कि नहीं। तो पहला गुण कहा कि सारणी के रोज को कॉलम में चेंज करने पर या उल्टा कॉलम्स को रोज में चेंज करने पर सारणी का मान नहीं बदलता है, ठीक है। अर्थात आप ऐसे कर सकते हैं, आपको हम बताए थे कि यह जो डिटर्मिनांट बना होगा किसी न किसी वर्गाव्यू से बना होगा, तो हम मान लेते हैं यह वर्गाव्यू A से बना होगा, तो वर्गाव्यू A का डिटर्मिनांट। अब बताओ तो इसके रो को कॉलम में चेंज कर दिए तो यह कैसे बना होगा, ये जो वर्गाव्यू A है इसका ई ट्रांसपोज होगा, तो वर्गाव्यू A का ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट, यानी किसी आव्यूह का डिटर्मिनांट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट, दोनों का मान आपस में बराबर होता है। जहाँ A क्या है, वर्गाव्यूह है, ये बताए थे ना ऐसा, जहाँ A क्या है, जहाँ A एक वर्ग आव्यूह है, जहाँ A क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, तो किसी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनांट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट का मतलब यह हुआ सभी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे फिर भी उसका डिटर्मिनांट का मान और पहले भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है कि नहीं। तो यह पहला गुण था, आप इसको अच्छे से उतार लो, पॉज कर लो, इसको रोक लो और जल्दी से उतारो, तो फिर अगला गुण करने वाले है ना, फटाक से उतारो। अब हम लोग प्यारे बच्चों सेकंड गुण करने वाले, थोड़ा जल्दी उतारो, है ना। अब हम लोग प्रॉपर्टी 2 पढ़ने वाले। चलिए अब प्रॉपर्टी 2 देखो, अब प्रॉपर्टी 2 ध्यान दिया जाए। देखिए प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है कि यदि सारणी के किसी रो या यदि सारणी के किसी रो या कॉलम के सारणी के किसी रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य हो
शून्य हो तो सारणिक का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो दूसरा नंबर प्रॉपर्टी कहता है यदि सारणिक के किसी भी रो या किसी भी कॉलम का यदि सभी अवयव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। मतलब किसी रो का या किसी कॉलम का सभी अवयव शून्य हो जाए तो सारणिक का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऐसे सुनो ना। एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसा देखो, 1 2 3 4 5 6, इसका मान क्या होगा? तभी पढ़ा कि सारणिक के किसी रो का सभी अवयव या किसी कॉलम का सभी अवयव शून्य हो जाए तो देखो तो पहला रो का सभी अवयव शून्य है, तब पहला रो का सभी अवयव शून्य है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ऐसे भी तोड़ोगे तो बताए थे ना, इससे तोड़ेंगे तो 0, इससे तोड़ेंगे तो 0, तोड़ेंगे तो 0 आ गया। बात समझ में आ गया ना? तो यदि डिटर्मिनांट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सभी अवयव 0 हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ई क्यों 0 हुआ बच्चों, बताओ तो जरा। तो पहले रो का सभी अवयव क्या है? 0 है। अभी आप पढ़े ही हैं किसी भी रो का सब अवयव 0 हो जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। नंबर 2 देखो, इसका वैल्यू क्या होगा? तो अभी पढ़ा था किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का सभी अवयव 0 हो गया तो यह सेकेंड नंबर जो डिटर्मिनांट है इसमें पहले कॉलम का सभी अवयव 0 है। तो पहले कॉलम का सभी अवयव 0 है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है क्या आंसर होगा। देखो, log 1 base 2, log 1 base 3, log 1 base 4, उसके बाद mod x e के पावर x sin x, x के पावर x e के पावर x, x के पावर mod x के पावर x, इसका मान बताना है कितना होगा। तो इसका मान x के पावर x होगा, b में mod x के पावर x होगा, c में 1 होगा, d में 0 होगा। आपको बताना है इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो देखने में बड़ा भयंकर लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। आपको हम बताए थे लॉग में कि लॉग का आर्गुमेंट 1 हो जाए, बेस में कुछ भी रहे वैल्यू 0 होगा। अब देखो तो यहाँ लॉग का आर्गुमेंट कितना है, नीचे मत देखो ऊपर देखो, इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यह भी क्या हो जाएगा? 0। यह भी क्या हो जाएगा? 0। यानी पहला रो का सभी अवयव 0 हो गया। अभी भी आप पढ़े हैं किसी रो का सभी अवयव 0 हो जाए या किसी कॉलम का सभी अवयव 0 हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ये। क्या बात समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी से उतारिए। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और करने वाले प्यारे बच्चों। देखिए तो अच्छा से दिख रहा है, रिकॉर्डिंग अच्छा से हो रहा है ना? चलिए ठीक। ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ूं मैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। देखो, यदि sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ, उसको हटा दो, sin θ3 बराबर 3, तो cos θ1 cos θ2 cos θ3, है ना। 1 2 3 2018 2019 और 2020 का मान कितना होगा आपको बताना है। 2018 होगा, 2019 होगा, 2020 होगा और नॉन ऑफ दिच, इसमें से कौन होगा? 0 लिख लो, है ना। कौन होगा इसमें से, ठीक है। तो चलो पहले इसको तोड़ते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका मान 3 के बराबर है तो क्या लिखोगे? sin θ1 प्लस
सिखाए थे ऐसा त्रिकोणमिति में हम हमेशा। साइन थीटा 3 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 बराबर कितना 3। अच्छा एक बात बताओ, इसका मैक्सिमम मान 1 होता है, यह भी 1 यह भी 1, तो ये तीनों का योगफल 3 तभी पूरेगा जब यह भी क्या हो जाए 1 हो जाए, यह भी 1 हो जाए और यह भी 1 हो जाए। तो यहाँ से देखो सिखाए थे इसीलिए फास्ट बता दे रहे हैं, इसका भी मान 1 हो जाए, साइन थीटा 2 का भी मान 1 हो जाए और साइन थीटा 3 का भी मान 1 हो जाए। अब बताओ साइन कितना का मान 1 होता है, तो थीटा 1 का मान साइन 90 का मान 1 होता है, थीटा 2 यह भी 90 आएगा और थीटा 3 यह भी क्या आएगा 90। चलो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 का मान 90, थीटा 1 का मान डालो 90, कॉस 90 0, कॉस 90 0, कॉस 90 0, 0 आ गया, सबका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। पहला रो का सभी अभी अब 0, वैल्यू क्या आ गया 0। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले तीसरा गुण। दूसरा गुण तो आप समझ गए, अब पढ़ो तीसरा गुण पढ़ने वाले। ठीक है, देखिए अब जल्दी से हम लोग तीसरा गुण पढ़ेंगे। तीसरा गुण क्या है देखो तो, तीसरा गुण कहता है यदि किसी सारणिक के दो पंक्तियों यानी रोज या स्तंभों यानी कॉलम्स, यदि किसी सारणी के दो पंक्तियों या स्तंभों के अवयव समान हो तो सारणिक का मान 0 होगा। अच्छा ध्यान रखना, यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो का अवयव बराबर हो या कोई दो कॉलम का अवयव क्या हो जाए बराबर हो जाए तो सारणिक का मान क्या होगा 0 होगा। फिर से बोल रहे हैं, यदि डिटर्मिनेंट के किसी दो रो का अवयव क्या आ जाए सेम आ जाए, कोई दो गो रो क्या आ जाए सेम आ जाए, या नहीं तो कोई कॉलम भी क्या आ जाए सेम आ जाए, तो सारणिक का मान क्या होगा 0 होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। एज फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, जैसे 1 2 3 2 3 1 1 2 3। अब बताओ यह डिटर्मिनेंट में पहला कॉलम और तीसरा कॉलम क्या है बराबर है। तो अभी आप क्या पढ़े थे, डिटर्मिनेंट के कोई दो रो सेम हो जाए या कोई दो कॉलम का अवयव समान हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहला रो, चूंकि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आपस में क्या है बराबर है। आया बात समझ में कि नहीं आया? चलो ठीक है। 1 4 1 2 5 6 1 4 1। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? तब पहला रो और तीसरा रो बराबर है, यानी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। बताए थे कोई दो गो रो का अवयव सेम हो जाए, सेम अवयव है, या कोई दो कॉलम का अवयव सेम हो जाए, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। चूँकि R1 बराबर क्या है R3। यदि दो रो का अवयव सेम हो जाए या दो कॉलम का अवयव सेम हो जाए तो सारणी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको उतार लो, हो गया। अब हम लोग चौथा गुण पढ़ने वाले। अब चौथा गुण में थोड़ा इसी में हम लोग क्या करते हैं मॉडिफाई कर लेते हैं। चौथा गुण कहता है यदि किसी सारणी के दो पंक्तियों या दो स्तंभों के अवयव समानुपाती हो, क्या हो के अवयव समानुपाती हो, क्या हो समानुपाती हो, तो
सारणिक का मान क्या होगा, शून्य होगा। यह चौथा नंबर गुण है। अच्छा, सारणिक के कोई दो रो या कोई दो कॉलम का अवयव समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब हुआ कि कोई दो रो का अनुपात लें तो उसका अनुपात बराबर आना चाहिए, या किसी दो कॉलम के अवयवों का अनुपात बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे क्या है, समानुपात है ना। तो समानुपात का मतलब समझ गए ना, कोई दो रो के अवयवों का अनुपात बराबर हो, यानी वह क्या है, समानुपात है। या कोई दो कॉलम का अनुपात बराबर हो तो कहेंगे क्या है, समानुपात है। तो समानुपाती का मतलब क्या हुआ कि कोई दो रो का अवयव का अनुपात बराबर हो, या कोई दो कॉलम के अवयवों का अनुपात बराबर हो, तो ऐसे डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी दो रो का अनुपात बराबर हो जाए या कोई दो कॉलम का अनुपात बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0। जैसे देखो एग्जांपल में ऐसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, अच्छा K A1 K B1 और K C1। अब बताओ यहाँ से देखो तो पहला रो का और तीसरा रो का अनुपात ज्ञात करो। A1 बटा K A1 कटेगा 1 बटा K, ये भी कटेगा 1 बटा K, यह भी कटेगा 1 बटा K। तो क्या देखा, पहला रो और तीसरा रो का जो अवयव है उसका अनुपात बराबर है 1 बटा K 1 बटा K, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। चूँकि R1 तथा R3 क्या है, चूँकि R1 तथा R3 क्या है, समानुपाती है। बात समझ, समानुपाती का मतलब R1 और R3 का अनुपात बराबर हो ना, इसका अनुपात लेंगे A1 बटा K A1, ये कट जाएगा 1 बटा K 1 बटा K 1 बटा K, है ना, इस प्रकार से। चलो 1 2 3 4 8 और 12 2 1 2। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से अब देखो तो इसका अनुपात ज्ञात करो 1 बटा 4, इसका भी अनुपात 1 बटा 4, इसका भी अनुपात 1 बटा 4, यानी समानुपात है, वैल्यू क्या होगा, 0। चूँकि R1 तथा R2 क्या है, समानुपाती है। ठीक है, तो क्या यह बच्चों को बात समझ में आ रहा है, जल्दी से उतार लो। तब बताओ तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कब कब होता है, जब किसी रो या किसी कॉलम का अवयव 0 हो जाए, या दो रो या कॉलम बराबर हो जाए, या दो रो या कॉलम का अनुपात बराबर हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाता है। जल्दी से उतारो, फटाक से जल्दी से उतारिए। चलो अब उतार लिया। अगला गुण है ना, अभी इंपॉर्टेंट गुण नहीं है, बस यह याद रखोगे तो हिसाब बनाओगे बड़ा बड़ा तो काम आएगा। अगले क्लास में जो गुण कराने वाले वो सब हिसाब बनाने वाला होगा, लेकिन इसके बिना वो काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए इसको भी याद रखना है ना। अब चलो अब अगला, ये क्या गुण था, तीसरा ना, ये चौथा गुण था प्यारे बच्चों। क्या गुण था, पहला दूसरा तीसरा चौथा गुण था। अब पांचवा गुण पढ़ने वाले। पांचवा गुण देखो, पांचवा गुण क्या है, कहता है एक विषम कोटि का, यानी विषम कोटि का मतलब, विषम का मतलब क्या होता है, ऑड। ऑड का मतलब 3 5 7 है ना, ऑड ऑर्डर। एक विषम कोटि के विषम सम्मित, एक विषम कोटि के विषम सम्मित एक विषम कोटि के विषम सम्मित सारणिक का मान शून्य होता है। अच्छा, आपको बताए थे ना, विषम सम्मित सारणिक पढ़ाए थे ना, लेकिन वह विषम सम्मित सारणिक जो होना चाहिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। मतलब 3 ऑर्डर का हो, 5 ऑर्डर का हो, तो 3 ऑर्डर का जो विषम सम्मित सारणिक होगा उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। 5 ऑर्डर का होगा, 5 भी क्या है, विषम है।
तो विषम कोटि का जितना भी विषम सममित सारणिक होगा, विषम सममित सारणिक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, विकर्ण अवयव 0 हो, अब बाकी बात तिरछा अवयव एक दूसरे का निगेटिव, वो पिछला क्लास में बताए थे ना, सममित सारणिक और विषम सममित सारणिक। और देखना, विषम सममित सारणिक हो लेकिन उसका कोटि भी विषम होना चाहिए। अगर कोटि सम है तब 0 नहीं होगा। विषम सममित सारणिक यदि विषम कोटि का है तभी उसका वैल्यू 0 होगा। अगर विषम सममित सारणिक है लेकिन 4 कोटि का है तो 4 कोटि, 4 जो है क्या है, सम है, वह सम कोटि का हो गया, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। विषम सममित सारणिक होना चाहिए विषम कोटि का। जैसे देखो एग्जाम्पल में, देखो ऐसे, पहले स्ट्रक्चर बना लो। आपको पता है यह विकर्ण अवयव 0 होता है, यह 1 तो ये -1, यह -2 तो इसका निगेटिव, यह 5 तो ये -5। अब बताओ, विकर्ण अवयव 0 है, तिरछा एक दूसरे का निगेटिव है, और यह विषम सममित सारणिक है, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, और 3 विषम है, तो विषम कोटि का विषम सममित सारणिक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 0 हो जाएगा ना। चलो फिर देखना, स्ट्रक्चर बना लो। यह x हो गया तो यह mod x हो गया, mod x माइनस एक्स, ई के पावर x माइनस एक्स, साइन x माइनस साइन x। देखो तो विकर्ण अवयव 0 है, निगेटिव है, यह विषम सममित सारणिक है, लेकिन ऑर्डर 3 है, 3 विषम है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यह सब विषम सममित सारणिक है, लेकिन इसका ऑर्डर विषम है, इसलिए वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसा आएगा तो डायरेक्ट आप आंसर मार दोगे, निकालना नहीं है तोड़कर। ठीक है, अब देखो नंबर, प्रॉपर्टी नंबर क्या होगा, 6ठा होगा। तो जल्दी से देखो 6ठा नंबर प्रॉपर्टी करते हैं, इसको उतार लेना, बैक करके रोक लेना, नंबर 6ठा होगा। अच्छा, आप लोग को हम आव्यूह में बताए थे ना, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, ऊपरी निचली दोनों बताए थे। तो डिटर्मिनेंट में भी ऐसा होता है, निम्न त्रिभुजाकार डिटर्मिनेंट, ऊपरी त्रिभुजाकार डिटर्मिनेंट है ना, और ऊपर नीचे दोनों। तो इसको देखो जरा, प्रॉपर्टी नंबर 6, नंबर 6 क्या है, जरा ध्यान देना। तो ऐसा पहले स्ट्रक्चर बना लो, है ना। देखो यह हो गया ऊपरी त्रिभुजाकार जिसके विकर्ण अवयव के नीचे का सभी अवयव 0 हो। तो यह हो गया A1 B1 C1, यहाँ A2 B2 होता, C2, A3 B3 C3। यह हो गया ऊपरी त्रिभुजाकार। यदि विकर्ण अवयव के नीचे का सब 0 हो तो ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक हो गया। निम्न त्रिभुजाकार कब कहलाएगा, जब ऊपर का 0 हो जाए। तो स्ट्रक्चर बना लो, यह 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा A1, उसके बाद A2 B2 नहीं होगा, A3 B3 C3। यह हो गया ऊपरी त्रिभुजाकार, यह हो गया निम्न त्रिभुजाकार। ऊपर का 0 है तो निम्न त्रिभुजाकार। अब ऊपरी निचली दोनों होगी तो उसमें क्या होगा, तो यह हो जाएगा A1। ऊपरी निचली दोनों हो तो ऊपरी होने के लिए, निचली होने के लिए ऊपर वाला 0 होना पड़ेगा, और निम्न होने, ऊपरी होने के लिए नीचे 0 होना पड़ेगा, है ना। तो निम्न कहलाने के लिए ऊपर का 0 हो गया, ऊपरी कहलाने के लिए नीचे का 0 हो गया। अब यह हो गया A1 A2 B2, यह क्या हो गया C3। देखो यहाँ कोई आव्यूह कोई डिटर्मिनेंट ऊपरी त्रिभुजाकार हो, निम्न त्रिभुजाकार हो या ऊपरी निचली दोनों हो, सब का मान विकर्ण अवयव के गुणनफल के बराबर होता है। गुणा कर दो तो होगा A1 B2 C3, यह भी है ना। तो ऊपरी त्रिभुजाकार हो, निम्न त्रिभुजाकार हो या ऊपरी निचली दोनों त्रिभुजाकार डिटर्मिनेंट हो, इसका वैल्यू विकर्ण अवयव के गुणनफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल में देखो जल्दी से जी, बताओ यह कौन सा है,
यह ऊपरी त्रिभुजाकार है, नीचे का 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? विकर्ण अवयव के गुणनफल के बराबर। 6 चौक 24 दूना 48। बात समझ में आ गया? यह क्या हो गया? निम्न त्रिभुजाकार हो गया, इसका वैल्यू विकर्ण अवयव के गुणनफल के बराबर। तो 3 दूना 6, 6 गुना 1 कितना? 6 आ गया, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। यह उपनिजली दोनों है, फिर भी विकर्ण अवयव के गुणनफल के बराबर होगा, 6 ही होगा, है ना। तो आप प्रॉपर्टी नंबर क्या देखें? 6 तक समझ गए, है कि नहीं? तो आप जो पीछे जो हम आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट कराए हैं वह वाला याद रखना, और यह जो प्रॉपर्टी कराए थे इसको ध्यान में रखना। चलो प्रॉपर्टी रिवीजन करा देते हैं। पहला प्रॉपर्टी कहता है डिटर्मिनांट में रो को कॉलम में बदलने पर या कॉलम में रो को बदलने पर डिटर्मिनांट का मान नहीं बदलता है। डिटर्मिनांट के दूसरा प्रॉपर्टी है डिटर्मिनांट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सभी अवयव 0 हो तो डिटर्मिनांट का मान 0 होता है। तीसरा प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनांट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम हो जाए, वैल्यू 0 हो जाता है। अब पांचवा नंबर प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनांट के कोई 2 रो का अनुपात या कोई कॉलम का अनुपात बराबर हो, डिटर्मिनांट का मान 0 हो जाता है। छठा नंबर प्रॉपर्टी है कि विषम क्रम के विषम सममित आव्यूह, विषम कोटि के विषम सममित आव्यूह का वैल्यू 0 होता है ना। और नंबर छठा प्रॉपर्टी है कि निम्न त्रिभुजाकार सारणिक हो, ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक हो या ऊपरी निचली दोनों हो, सब का मान विकर्ण अवयव के गुणनफल के बराबर होता है। कल हम आपको बताएंगे कि डिटर्मिनांट के किसी भी रो या कॉलम में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसको बाहर कैसे करते हैं, बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उसके बाद कल हम आपको बताएंगे हनुमान रूल, संकट मोचन रूल, और इस रूल का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो कल का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चंस बनाने वाला जो है आपका कंसेप्ट बताएंगे और इसके बिना वो नहीं समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।